हमने पढ़ा था ये, मैंने वैसे ही एक पिक्चर थी मेरे सामने तो मैंने ये सोचा ये मैं आपके सामने खोल लूँ। ये पिक्चर जो है इसमें ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और उसके साथ साथ आप ये चेक करें कि जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वो भी आपको दिख रही हैं। ये एक ज़बरदस्त पिक्चर है ये समझने के लिए कि जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वो कौन सी हैं। जितनी भी इसके अंदर बंद हैं ये तमाम सेंट्रल नर्व्स हैं। जितनी इधर बंद हैं ये भी सेंट्रल नर्व्स हैं। ठीक है, बाकी तमाम जो हैं जो कि बाहर आ रही हैं ये पेरिफेरल नर्व्स हैं। और ये ज़बरदस्त डायग्राम है इस लिहाज से कि अगर समझना है पेरिफेरल नर्व्स को सेंट्रल नर्व्स को। खैर वापस चलते हैं बेटा, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, एक ये एक्सपेरिमेंट जो है नी कैप वाला, ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं बेसिकली वो यहाँ पर दिखाए हुए हैं कि अगर आप एक टांग पे टांग रख के बैठ जाएं और आपकी जो शिन हो वो हैंगिंग हो। शिन का मतलब होता है ये रीजन जो है, शिन यानी नी से अगला जो रीजन है उसको शिन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है वो इस तरह से बैठ जाते हैं तो जो आपका ये पोर्शन है अगर इसके ऊपर किसी चीज से टैप किया जाए तो आप चाहते हुए भी अपने इस मसल को मूव करने से रोक नहीं सकते। बेसिकली होता क्या है कि जब यहाँ पर टैप किया जाता है तो यहाँ से नर्व्स जो हैं वो फौरी तौर पे मैसेज लेकर जाती हैं टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। और ये वो नर्व्स हैं बेसिकली जिनका ताल्लुक आप यूँ कह लीजिए कि रिफ्लेक्स नर्व्स हैं। ये वो नर्व्स हैं जिन्होंने करना ही रिफ्लेक्स एक्शन है। आप जितना मर्जी कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, हो सकता है आपसे खुद ना हो, अगर आप खुद करने की कोशिश करें तो मे भी आपसे खुद ना हो। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप कोई और आपको करता है और आपको जो है वो जस्ट बिलो द नी, ये नी है इसके फ्रंट पे थोड़ा सा नीचे जो है वो कोई किसी छोटे से हैमर से हल्का सा टैप करता है तो आपकी ये लेग जो है वो इस तरफ मूव करती है। उसकी वजह ये है कि यहाँ जितनी नर्व्स हैं वो है ही रिफ्लेक्स नर्व्स। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है तो जो मैसेज आएगा वो डॉर्सल नर्व से आएगा। ठीक है, डॉर्सल नर्व से, डॉर्सल नर्व से आके यहीं से मैसेज जो है वो रिफ्लेक्स होकर वापस चला जाएगा और यहीं पर आपके जो है वो ये इफेक्टर मौजूद होंगे। यहाँ से फौरी तौर पर मैसेज इफेक्टर तक आएगा और आपका ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही ये मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से ऐसे छोटा हो जाएगा, मसल अंदर को मूव करेगा, सिकुड़ जाएगा, तो फौरी तौर पे ये लेग जो है ये ऊपर को मूव करेगी, इस तरफ को मूव करेगी। ये बेटा रिफ्लेक्स एक्शन की एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है। हाँ, एक और एग्जांपल आपके जो है वो जिस्म में मौजूद है। जैसे आप जो है वो मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर आप कोई चीज थ्रो करते हैं किसी की तरफ तो वो आईज उसको फौरी तौर पर रिफ्लेक्स करती है और आपका मुंह ऐसे को मुड़ जाता है, साइड पर हो जाता है। उसकी वजह भी पीछे यही है बेसिकली कि ये जितने भी आपके जो हैं, ये जितने भी आपकी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्सेस हैं वो आईज के साथ भी कनेक्टेड हैं और यहाँ भी कनेक्टेड हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि किया जा सकता है, आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स वगैरह क्या करेंगे। अच्छा, रिफ्लेक्सेस आपके इम्प्रूव हो सकते हैं ना, मतलब टाइम बाय टाइम, जैसे एथलीट्स, मतलब उनके रिफ्लेक्सेस इम्प्रूव कैसे होते हैं फिर? रिफ्लेक्सेस इंप्रूव होने में ये होता है बेसिकली बेटा कि सम थिंग्स यू एक्सपेक्ट टू हैपन, यहां पर बड़ी बारीक सी लाइन है। रिफ्लेक्स वो होता है जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो और हो जाए, एक वो। दूसरा, आप एक्सपेक्ट करें तब भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि एक पर्सन आपके फेस की तरफ बॉल फेंकता है और आपको वो बताकर फेंकता है कि मैं तुम्हारे फेस की तरफ बॉल फेंक रहा हूं, लेकिन अगर आप उसको यहां कैच करते हो अपने फेस के सामने तो आप थोड़ा सा फेस साइड पे हटा लेते हो। ठीक है, रिफ्लेक्सेस बेसिकली ये होते हैं, इनको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव बिहेवियर्स। रिफ्लेक्सेस आर प्रोटेक्टिव बिहेवियर्स, यानी आपकी बॉडी के अंदर ऐसे बिहेवियर्स हैं ये रिफ्लेक्सेस जिनमें आप यूं कह लीजिए कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक और मिसाल ले लीजिए, जस्ट टेक एनी पेपर। हाँ, ये क्या हो गया। नेट को कुछ हुआ था। हम्म। अच्छा, जस्ट टेक एनी पेपर। ठीक है, उस पेपर जो है उसको पेपर को रोल कर ले और एक छोटा सा रोल बना लें उस पेपर का, और किसी के
कान में उसको हल्का सा सिर्फ कान की सरफेस पे प्रेस कर दें, उसका सर ऐसे हिलेगा। वो क्या है? वो आपकी बॉडी का रिफ्लेक्स है किसी भी डेंजर से बचने के लिए। टिकलिंग, जिसको गुदगुदी कहते हैं। गुदगुदी बेसिकली आपकी बॉडी का रिफ्लेक्स है, जो कि आपको ये सेंसेशन दे रहा होता है कि आपकी बॉडी पर कुछ टच हो रहा है। दो अंदाज से आपको पता है कि आपने बहुत से लोग देखे होंगे जिन जो गुदगुदी पे हंसते हैं, दूसरे वो हैं जो गुदगुदी पे मरने मारने को आ जाते हैं। बचपन में बचपन में अगर गुदगुदी के एहसास को कंडीशन कर दिया जाता है ना, कि आपके एहसास को ये कंडीशन्ड कर दिया जाए कि दिस इज़ नथिंग, बल्कि हँसने वाला, माँ-बाप बच्चे को गुदगुदी करते हैं, बच्चा उसके ऊपर खिलखिलाता है, तो वो उसको एप्रिशिएट करते हैं। तो ये एक रिस्पॉन्स बन जाता है, सारी ज़िंदगी के लिए एक फिक्स हो जाता है। लेकिन अगर आप बचपन में ये चीज़ नहीं सिखाते, आप बच्चे को टिकलिंग नहीं करते, तो बड़े होकर उसको अगर आप गुदगुदी करने की कोशिश करेंगे, तो वो बाकायदा उसको बैडली रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि वो उसकी बॉडी का एक रिफ्लेक्स है। तो रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो इम्प्रूव होने का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक टाइम पे आप अपने ब्रेन को बहुत कुछ सिखा देते हैं। अब वो सिखाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपने रिफ्लेक्सेस इम्प्रूव कर लिए। सिखाने का मतलब ये होता है कि आपने अपनी बॉडी के आप यूँ कह लीजिए कि नॉर्मल रिएक्शंस को भी रिफ्लेक्सेस में कन्वर्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल, अगर आप खेल रहे हैं टेबल टेनिस, अब टेबल टेनिस में मोस्टली क्या होता है कि आपकी बॉडी में रिफ्लेक्सेस भी यूज होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप ब्रेन से डिसीजन भी ले रहे होते हैं। जहां आप ब्रेन से डिसीजन लिए बगैर शॉट मार रहे हैं ना, यूं समझ लें कि वो रिफ्लेक्स है। और जहां आप डिसीजन ले रहे हैं कि अब मैंने अपने रैकेट का रुख हल्का सा ऐसे करना है ताकि बॉल उधर जाए, वो रिफ्लेक्स नहीं है, वो डिसाइडेड रिस्पॉन्स है। वो मोटर रिस्पॉन्स है, वो रिफ्लेक्स नहीं है। आप रेडी थे कंडीशन के लिए। ठीक है? जैसे जैसे आप उसकी बात कर लीजिए, क्रिकेट की। अब क्रिकेट जो है उसमें क्या होता है, क्रिकेट में दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं। एक होता है कि बैट्समैन ऑलरेडी रेडी होता है कि मैंने ये काम करना है। दूसरा होता है कि वो ये देखता है, विद इन नैनो सेकंड वो डिसाइड करता है, क्योंकि बॉल आ रही होती है 150 किलोमीटर की स्पीड पे, 150 किलोमीटर पर आवर, 155 किलोमीटर। अगर कोई फास्ट बॉलर है तो वो 155 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल कर रहा होता है। और इस स्पीड का मतलब ये है कि आपके पास पूरा सेकंड भी नहीं है कि आपकी आई उसको रिस्पॉन्ड कर सके। अब अगर तो आपके पास डिसाइडेड है, ठीक है? अब इसमें एक और चीज़ है। आपने अपनी बॉडी को प्रैक्टिस करवा दी है, इधर बाउंस होगा तो मैंने ये करना है, इधर बाउंस होगा तो मैंने ये करना है, इधर बाउंस होगा तो मैंने ये करना है। अब आपकी बॉडी में कुछ मेमोरी सेव हुई हुई है। मेमोरी जो मेमोरी रिस्पॉन्स होता है, इसको आप रिफ्लेक्स नहीं कह सकते। रिफ्लेक्स हमेशा वो होता है जो कि अनडिसाइडेड होता है। अनडिसाइडेड, अनमेमोराइज्ड, और आप एकदम किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक बैट्समैन डिसाइड नहीं कर सक रहा कि मैं किस तरह का शॉट मारूँ। क्या होता है, एकदम बॉल उस तक आती है और वो बगैर सोचे समझे उसको पुल कर देता है और छक्का हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उतना उसको टाइम नहीं मिला। उसकी बॉडी, क्योंकि इसकी आदत थी कि बॉल आएगी तो मैंने रिएक्ट करना है। अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बेसिकली डिफरेंशिएट करना सिखा रहा हूँ कि मेमोरी वाला रिस्पॉन्स क्या है और रिफ्लेक्स क्या है। हाँ, लोग उसको तुक्का कहते हैं फिर, मतलब अगर नहीं, हाँ, वो प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस जब हो जाती है ना, तो वो मेमोरी, वो तुक्का है, वो जो आप रिफ्लेक्स कह रहे हो ना कि वो एक शॉट लग गया और पहुंच गया। मोस्टली लोगों को वो तुक्का लगता है, हो सकता है किसी ने डिसाइड किया हो सकता है किसी ने ना डिसाइड किया हो। लेकिन अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, विकेट कीपर है। आपने विकेट कीपर और गोलकीपर को, ये दो ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनमें मैं समझता हूं कि एक कंडीशन में गोलकीपर भी बहुत सडन रिस्पांस करता है, लेकिन जितना सडन रिस्पांस विकेट कीपर का होता है, गोलकीपर का सम टाइम उतना नहीं होता। जैसे किसी ने दूर से किक मारी है, दूर से किसी ने ट्राई की है, उसको फ्री किक नहीं मिली, दूर से ट्राई की है तो बॉल वहां तक आई, तो उसने देखा बॉल यहां आ रही है, अब मैं यहां जाता हूं, उसको सोचने का टाइम मिल गया। विकेट कीपर की मेमोरी में सेव हुआ हुआ है कि इस तरह का रिस्पॉन्स आ सकता है, बॉल इस डायरेक्शन में आ सकती है, एकदम बैट्समैन के पीछे से निकल के बॉल आती है और वो जंप करता है और पकड़ लेता है। अब यहां पर आपकी बॉडी में मेमोरी
आपने मेमोराइज कर लिया है। ये बहुत ज्यादा जो है वो क्रिटिकल लाइन है। रिफ्लेक्स और मेमोराइज्ड रिस्पॉन्स या प्रैक्टिस्ड रिस्पॉन्स, ये दो डिफरेंट चीजें होती हैं। स्पोर्ट्समैन में प्रैक्टिस्ड रिस्पॉन्स होता है, रिफ्लेक्स आमतौर पर जिसको हम रिफ्लेक्स अभी यहां पढ़ रहे हैं, वो वाला रिफ्लेक्स बहरहाल उसमें नहीं होता। जैसे मुझे याद है, मुझे टेबल टेनिस खेलनी नहीं आती थी, सम टाइम ऐसी शॉट लग जाती थी, अगले वाह वाह कर देते थे। मैं क्या करता था, मुझे अब तो इतना है कि हाँ यार, मैं कुछ ना कुछ खेल लेता हूँ। अगर 20 पॉइंट की गेम है तो कोई 8-10 पॉइंट ले ही लूँगा, ठीक है। अब क्या होता है कि उसमें ये होता है कि आपकी अब एक प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। ये कोचिंग क्या होती है? क्लासेस क्या होती हैं? आप किसी जगह पर जाते हो, आपको क्या करवाया जाता है? आपको नेट प्रैक्टिस करवाई जाती है क्रिकेट में, आपको फुटबॉल में ग्राउंड प्रैक्टिस करवाई जाती है, गोलकीपर की प्रैक्टिस कभी नेट पे देखें, ऐसी-ऐसी जानलेवा किस्म की प्रैक्टिसेस वो करते हैं, ठीक है? वो प्रैक्टिस है। फिर उसके अलावा ये जो बैडमिंटन है, बैडमिंटन इज़ अ ब्यूटीफुल गेम, और उसमें भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्सेस भी काउंट होते हैं, मेमोरी रिस्पॉन्सेस भी काउंट होते हैं, ठीक है? तो इसमें जो प्रैक्टिस होती है, वो बेसिकली आपके जो मेमोरी है उसमें डिफरेंट रिस्पॉन्सेस को सेव कर रही होती है। अब ये चीज़ उसके कंपैरिज़न में नहीं आ सकती रिफ्लेक्स के कंपैरिज़न में। रिफ्लेक्स के कंपैरिज़न में क्या है? अब सुनिए, रिफ्लेक्स के कंपैरिज़न में ये है कि बैडमिंटन में एक बंदा उछल के ज़ोर से स्मैश मारता है और वो स्मैश स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी मुँह की तरफ आ रहा है। आप, क्योंकि मैं टूर्नामेंट्स वगैरह जीतता हूँ बैडमिंटन का, तो आपको भी अंदाज़ा होगा अगर आपने खेली है तो। क्योंकि होता ये है कि फेस की तरफ आए ना अगर, वो जो शटल है, तो आप ऐसे करते हो। ये होता है। आपके हाथ की मूवमेंट ये है, आपके फेस की मूवमेंट ये है। अब वहाँ पर आपको ये पता है कि मैं इससे शटल को रोक सकता हूँ, तो फिर मुँह क्यों हटाया? रिफ्लेक्स। हालाँकि आपको पता है कि आप ऐसे मारोगे तो वो शटल रुक सकती है, लेकिन वो ऐसा रिफ्लेक्स उसमें ये भी नहीं होता। अच्छा, इसमें एक और बात सुनिए, ये भी नहीं होता कि हमें ये होता है कि वो रैकेट हमारे मुँह पे लग जाएगा, नहीं, उस टाइम सोचने का टाइम ही नहीं होता। वो कई किलोमीटर फ़ी घंटे की स्पीड से तो हमारी आँखों की तरफ आ रही होती है। तो वो सिर्फ़ एक रिफ्लेक्स है कि आप ऐसे करते हो और बचाने की कोशिश करते हो, वरना वो यहाँ से निकल के सीधी चली जाती है। तो ये मेमोरी रिस्पॉन्सेज़, प्रैक्टिस्ड रिस्पॉन्सेज़ और रिफ्लेक्सेस, इनमें फ़र्क है। जो रिफ्लेक्सेस हम इस वक़्त यहाँ आपके सामने एग्ज़ाम्पल मौजूद होती बैडमिंटन की, टेबल टेनिस की, विकेट कीपिंग की, ये एग्ज़ाम्पल्स मौजूद होती हैं। ये आप कहीं भी देख लो, यकीन करो कि आप कहीं भी देख लोगे ना, किसी भी अपनी हायर क्लास में, ए लेवल में देख लें, ए लेवल में तो खैर नर्वस सिस्टम नहीं है, उससे ऊपर की क्लासेस में देख लें, आपको कभी भी वो स्पोर्ट्स की एग्ज़ाम्पल नहीं देता। कंग फू, इवन कंग फू तो है ही सारी इसकी गेम, मेमोरी रिस्पॉन्सेज़ की सारी गेम है कंग फू, ठीक है? उसमें क्या होता है, एक खास सीरीज ऑफ हैंड्स सिखाई जाती है। ऐसे है, फिर ऐसे, फर्ज करें वो आपको कहते हैं जी 5 स्टेप्स, फर्स्ट दिस, देन दिस, उसके बाद फॉर एग्जांपल अपर कट लेकर आते हैं, फिर दिस, कुछ 5 स्टेप्स बना लेते हैं। अब वो 5 स्टेप्स आप रिपीट करते हैं, उन 5 स्टेप्स के अगेंस्ट वो एक बंदे को लेकर आते हैं, वो उन पांचों स्टेप्स को बीट कर देता है और एक छठे स्टेप के जरिए आपको हिट कर देता है, आपको नॉकआउट कर देता है। अब आपकी मेमोरी में सेव हो गया कि मुझे क्या करना है। अब अब आप नहीं इंशाल्लाह भूलेंगे कि मेमोरी रिस्पॉन्स क्या होता है, प्रैक्टिस्ड रिस्पॉन्स क्या होता है और रिफ्लेक्स क्या होता है। सो अब यहाँ पर जी बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, क्रेनियल और स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, दोनों तरह के रिफ्लेक्सेस। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, आप इन दोनों वर्ड से ना शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे। क्रेनियल, बेटा क्रेनियल का जो वर्ड है ना, ये निकला है क्रेनियम से, और क्रेनियम कहते हैं स्कल को, और स्कल में क्या होता है, ब्रेन, ठीक है। तो क्रेनियम या क्रेनियल रिस्पॉन्स का मतलब, क्रेनियल रिफ्लेक्स का मतलब ये होगा, वो रिफ्लेक्स जो ब्रेन से आ रहा है, ठीक है। और जो स्पाइनल रिफ्लेक्स है उसका क्या मतलब होगा, स्पाइनल रिफ्लेक्स का मतलब ये होगा कि वो रिफ्लेक्स जो स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है।
दोनों तरह के रिफ्लेक्सेस होते हैं। जैसे अब मैंने अभी आपको कहा, एक जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो बहुत तेजी से आपकी आई की तरफ आ रहा है, ठीक है। आपकी आई जो है, आपकी आई की तरफ आ रहा है एक ऑब्जेक्ट, और आपकी आई जो है वो उसके लिए रेडी नहीं है, बहुत स्पीड पे आ रहा है। अब यहां से मैसेज जाता है आपके, आपको मैं यहां से बता देता हूं, आपके मिड ब्रेन में, आपके मिड ब्रेन में जाता है मैसेज। किन के जरिए? सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए आपके मिड ब्रेन में मैसेज जाता है, और वहीं से मोटर न्यूरॉन्स के जरिए वापस हो जाता है, ठीक है। और फौरी तौर पे कहाँ पहुंचता है? फौरी तौर पे आपके स्कल मसल्स तक, क्रेनियल मसल्स तक या स्कल के मसल्स तक पहुंचता है, और आप फौरी तौर पे उन मसल्स के जरिए हेड की मूवमेंट कर देते हैं। अब ये जो है वो रिस्पॉन्स, ये भी रिफ्लेक्स है, ठीक है। उसके बाद आपको उस पर गुस्सा आता है, या तुम क्या कर रहे हो, मेरी तरफ फेंक रहे हो, ये कोई फेंकने वाली चीज है, आंख पे लग जाती तो। ये आप उसके बाद करते हो, ठीक है, उससे पहले नहीं करते हो। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपकी जो है वो इसी तरीके से आपकी आईज में कुछ चला जाता है, फॉर एग्जांपल कोई एक पार्टिकल जो है वो आपकी आईज में चला जाता है, एक पार्टिकल आपकी आईज में चला जाता है। अब इसमें आप फौरी तौर पर मिड ब्रेन के जरिए क्या करते हो, आप मोटर न्यूरॉन के जरिए आप जो है वो आईलिड क्लोज करते हो, फौरी तौर पर आईलिड क्लोज करते हो, ठीक है। ये भी रिफ्लेक्स है। और उसके बाद फिर जब एक दफा आप आईलिड क्लोज कर लेते हो, फिर आपका हाथ फौरन इधर जाता है, वो ये क्या हो गया, ये क्या था? ये था बेसिकली कि आपके ब्रेन को बाद में पता लगा, वो जो सेंसेशन आपको हुई है ना, उलझन की सेंसेशन, वो आपको बाद में हुई है। अब वो चाहे टच हो, वो चाहे पेन हो, लेकिन वो आपको बाद में हुई है। पहले आपने आईलिड बंद कर लिया, पहले आप जोर से ऐसे आंख बंद करते हो, उसके बाद आते हो ये हेलो, आपकी आवाज़ कट गई थी उसके जब आपने आवाज कहा कि कट गई थी आईलिड कहाँ से? करती है, आईलिड बंद करते हैं, उस तक समझ आ गई कि तो हाँ, आपकी आंख आइल आईलिड बंद। हाँ, पहले आपका आईलिड क्लोज होगा। जब पहले एक दफा आईलिड क्लोज हो जाएगा, आपको जो अनप्लेजेंट सेंसेशन है ना, यानी फॉर एग्जांपल कोई चीज आपकी आंख में गई, आपको पेन होती है, पेन आपको बाद में होगी। आईलिड आपका पहले इस वजह से क्लोज हो जाएगा कि आपका मिड ब्रेन फौरन आपको कहेगा कि कोई चीज आंख में गई है। बिल्कुल इसी तरह आपको कोई चीज टच करती है ना अगर, तो टच के केस में टच की फीलिंग आपको बाद में आएगी, पहले आपकी आंख बंद हो जाएगी, क्योंकि आपका जो मिड ब्रेन है वो फौरी रिस्पॉन्स कर लेगा। दो ऐसे पोर्शंस हैं जहां पे तो आपको प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। इन इन दो पोर्शंस की प्रैक्टिस करना कि यहाँ पे रिफ्लेक्सेस हमारे काबू में रहें, सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। एक, अगर कान के जरिए कोई चीज अंदर जा रही है तो अपने रिफ्लेक्सेस काबू करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, और एक आईज के जरिए। ये दो जगह हैं जिनकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि ये दोनों जगह डायरेक्ट ब्रेन में लेकर जा रही हैं। ये दोनों जगह डायरेक्ट ब्रेन के अंदर लेकर जा रही हैं, और सबसे ज्यादा सेंसिटिव यही होती हैं। आप हरगिज यहां इन पॉइंट्स पे, इवन किसी पर्सन को यहां अगर टिकलिंग भी होती है ना, गुदगुदी भी होती है, आप उसको गुदगुदी करो, वो बहुत बुरा मानेगा, उसको बहुत अनप्लेजेंट सेंसेशन होगी। ये बेसिकली आपके वो पोर्शंस हैं जो कि आपको खतरे का एहसास दिलाते हैं कि ये भाई तुम ब्रेन के बहुत करीब आ गए हो। इस वजह से वो पर्सन उसको माइंड करता है। तो ये आप रिस्पॉन्स बाद में करते हो, या आप अपनी मर्जी का, आप अगर हाथ लेकर आओगे आईज तक, तो वो आप बाद में लेकर आओगे, पहले आपका आईलिड बंद हो जाएगा। तो वो रिफ्लेक्स एक्शन है जो आपकी आईलिड को बंद कर रहा है। अच्छा, जो वो होता है मतलब कि जैसे हमने आईलिड बंद किया तो उसके बाद जो दर्द होती है वो इस वजह से लेट होती है क्योंकि उसके ऊपर वो फैट नहीं होता, मतलब कि जो न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, मतलब कि बाद मतलब कि आपने कहा है ना कि जब आईलिड बंद होगा उसके बाद हम्म, आपको, पहले आप आईलिड बंद करोगे उसके बाद आपको पेन होगी।
तो वो पेन लेट उस वजह से मतलब कंफर्म करना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपको। माइलिन शीथ की वजह से कह रहे हो आप? हाँ जी। नहीं बेटा, उसमें पता क्या है, देखें, आपका जो यूं कह लें कि वो रीजन जो रिफ्लेक्स करने वाला रीजन है ना, वो करीब होता है, वो करीब होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स करने वाला रीजन जिसने रिफ्लेक्स परफॉर्म करना है वो मिड में होता है, और मतलब ऑलमोस्ट इधर। और जो आपका मैसेज जाना होता है वो आपके पेन की सेंसेशन वो आपके आम तौर पे आपके फोर ब्रेन में जानी होती है, जो सबसे ऊपर का ब्रेन होता है आपके, ठीक है। तो ये दोनों, इन दोनों के जो है वो लोकेशन का फर्क भी होता है। और हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि क्योंकि रिफ्लेक्स आर्क के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सारे न्यूरॉन्स माइलिनेटेड होते हैं, चाहे वो सेंसरी हो चाहे वो मोटर हो। लेकिन वो जो आप बाद में हाथ लेकर आ रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो माइलिनेटेड ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल, कितनी देर आपके ख्याल में कितनी देर लगती है आपको आंख तक हाथ पहुंचाने में, जब कोई चीज आंख को टच करती है? आधा सेकंड भी शायद मुश्किल से हाफ लगता अ हो, सेकेंड। बहुत मुश्किल से। आपने इधर हुआ, आप ऐसे करके ले जाते हो, यार ओए होए क्या हो गया। अब वो बेसिकली क्या है कि ये जो टाइम आपको लग रहा है ना, ये टाइम टोटली आपको लग रहा है ब्रेन से हाथ तक मैसेज जाने में, ब्रेन से हाथ के उन मसल्स तक मैसेज जाने में जो मसल आपके हाथ को पिक करके यहां तक लेकर आएंगे, ठीक है। वरना दोनों के दोनों जो हैं वो माइलिनेटेड है। याद रखिए, जितने इमरजेंसी न्यूरॉन्स होते हैं ना, सारे माइलिनेटेड होते हैं। अब अगर आपने इसको एकदम हाथ को उठाया है तो बिल्कुल ऐसा हरगिज हरगिज जरूरी नहीं है। जैसे आप यूं कहते हो कि हाथ उठाओगे, तो इतनी जल्दी हाथ उठाने का मतलब यह है कि वो जो न्यूरॉन हाथ तक आ रहा था, मोटर न्यूरॉन, वो भी माइलिनेटेड था। मैं आपको इसकी एक बड़ी ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग देता हूं, आपको बड़ी आराम से वो हो जाएगा, पता लग जाएगा। बेटा, जितने न्यूरॉन्स इमरजेंसी हैं, रिफ्लेक्स न्यूरॉन्स हैं, वो सारे माइलिनेटेड हैं। जितने न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर हैं, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हैं, वो सब माइलिनेटेड हैं। जितने न्यूरॉन्स हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हैं, वो सब माइलिनेटेड है। इसका मतलब है हमारे हाथ तक रिस्पांस पहुंचने में कोई देर ज्यादा नहीं लगेगी। ज्यादातर जो नॉन माइलिनेटेड है वो कहां पर हैं? ग्रे रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। सिर्फ क्योंकि ब्रेन में बहुत कम फासला होता है न्यूरॉन्स के दरमियान में, छोटे 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 कई न्यूरॉन्स होते हैं। तो वो क्योंकि कई न्यूरॉन्स होते हैं, लिहाजा ब्रेन जो है उसके अंदर आपको आमतौर पे माइलिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा आपकी बॉडी, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से बाहर जितने न्यूरॉन्स है सब माइलिनेटेड है, चाहे सेंसरी हो चाहे मोटर हो। अच्छा, ग्रे रीजन जो होता है वो माइलिनेटेड होता है या फिर वो नहीं, नॉन माइल? मैंने इसीलिए आपको कल एक निशानी बताई थी कि जो व्हाइट है ना पोर्शन, जो व्हाइट पोर्शन होगा उस वो फैटी होगा, हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आपके जो है वो ऑलमोस्ट टॉपिक कंप्लीट हो गए जाते हैं, क्योंकि हमने ये रिफ्लेक्स सेक्शन कल पढ़ लिया था, जब मैसेज यहाँ से आएगा और यहीं से वापस चला जाएगा। तो अब बेटा, इसमें आपने देखना क्या है? इसमें आपने बेसिकली देखना ये है कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है दो तीन चीज़ों की। नंबर वन, न्यूरॉन्स एंड टाइप्स, न्यूरॉन्स के टाइप्स, ठीक है। सेंसरी, मोटर, इंटर, और इंटर वाले को आप जो है वो रिले भी कहते हैं। सेंसरी, रिले और मोटर, इंटर और रिले सेम चीज है। उसके बाद नर्व्स, नर्व्स क्लस्टर ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है। अब वो ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ सेंसरी एक्सॉन्स हो, तो वो क्या कहलाएगी? सेंसरी नर्व कहलाएगी। अगर वो सिर्फ मोटर एक्सॉन्स हो तो वो क्या कहलाएगी? मोटर नर्व कहलाएगी। और अगर वो नर्व सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन के एक्सॉन्स की हो तो फिर आप उसको क्या कहते हैं? आप उसको मिक्स्ड नर्व कहते हैं, ठीक है। एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए। नंबर थ्री, माइलिनेशन का क्या फायदा होता है? माइलिनेशन जो है वो क्या चीज है? नंबर फोर,
आपका ये क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सीएनएस और पीएनएस, इनके कौन कौन से न्यूरॉन्स को सीएनएस और पीएनएस कहते हैं, ठीक है। नंबर 5, गैंग्लिया। गैंग्लियन या गैंग्लिया क्या होते हैं? क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज। जैसे मैंने कल आपको जो है वो डायग्राम बना कर दिखाई थी, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज। ये देखिए, ये यहाँ से अगर कई न्यूरॉन जा रहे हैं तो अगर एक जगह उनकी सेल बॉडीज इकट्ठी हो रही हैं तो वो गैंग्लियन कहलाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में एक चीज है जो कि अंडरस्टैंड करने वाली है। स्पाइनल कॉर्ड के जितने सेक्शन बने हुए हैं उनमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बनी हुई है, वो क्या है कि एक नर्व ऊपर से आ रही है और एक नर्व नीचे से वापस जा रही है। जो ऊपर से आ रही है उसका नेम है डोर्सल, डोर्सल नर्व। और जो डोर्सल नर्व है वो स्पाइनल कॉर्ड में हमेशा सेंसरी होगी। डोर्सल का मतलब है हमारी बैक साइड पे, हमारी बैकबोन या बैक स्किन जो होती है ना, बैक स्किन जो होती है उसकी साइड पर, बैक स्किन की साइड पे। और जो वेंट्रल नर्व होती है ये वो है जो कि हमारे फॉर एग्जांपल हार्ट की साइड पर है, यानी अंदर की साइड पर, ठीक है, वेंट्रल नर्व। और ये हमेशा मोटर होगी। अगर एक यहाँ पर एक सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है और यहाँ से मैसेज इस सेल बॉडी में जा रहा है और इस सेल बॉडी से मैसेज आगे मोटर न्यूरॉन में जा रहा है, तो ये जो पाथवे है इसको आप कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। यहीं से मैसेज वापस हो जाना। ये वो चंद एक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अगर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं देन देयर इज नथिंग इन दिस चैप्टर। बहुत आसान है। आप इसके जो है वो पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी देखेंगे, बहुत इजी होंगे। पास्ट पेपर से याद है बेटा, वो ले लिया आपने? हाँ जी, ले लिए। ठीक हो गया। उसमें जो है ना वो आपको मैं, मेरे पास इस वक्त नहीं पड़ा हुआ, हर क्वेश्चन के ऊपर जो है ना वो लिखा हुआ है। क्या था वो? जैसे आपको इस तरह मिलेगा 11/मई/जून/10 क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। और शुरू में लिखा होगा 5090, ठीक है। तो 5090 तो कोड हो गया बायोलॉजी का। 11 आपका है, ये 11 जो है P1 के लिए, यहां पर आपको P1 के लिए इस जगह पर आपको 11 या 12 मिलेंगे। P2 के लिए इस पॉइंट पे आपको 21 या 22 मिलेंगे। और P3 के लिए इसी जगह पर आपको, P6 के लिए सॉरी, इसी जगह पर आपको मिलेंगे 61 और 62, ठीक है। उसके बाद ये जो है, अच्छा, होता क्यों है? मतलब कि मुझे इसकी समझ नहीं, मैथ के में भी ये है कि पेपर 1 नहीं होते लेकिन 2 होते हैं एक ही उसकी साल वजह में, ये है मतलब। बेटा कि एक वो होता है जो इंटरनेशनल नंबरिंग होती है, इंटरनेशनल वेरिएंट होता है। ये वो वेरिएंट होता है जो कैम्ब्रिज वाले इंटरनेशनल पेपर देते हैं डिफरेंट सिटी डिफरेंट कंट्रीज में। जो कैम्ब्रिज का अपना वेरिएंट होता है वो 12 होता है, 22 जो होता क्या है। पाकिस्तान में देते हैं? जो कैम्ब्रिज पाकिस्तान में देता है वो 11 होता है। तो जो कैम्ब्रिज का अपना होता है वो यूके का, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का, ठीक है, वो 12th होता है, ठीक है। तो 22 P2 का 62, वो आमतौर पे P6 तो करते ही नहीं है, वो आमतौर पे वो करते हैं P4, प्रैक्टिकल वाला, जो प्रॉपर परफॉर्मेंस होती है। अच्छा, तो P6 के भी कोई पास पेपर्स होते हैं? P6 के भी हैं, इनके रिसोर्सेज वालों के भी हैं। वो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि वो अब 1-2 दिन में हम कोशिश ये करेंगे कि अपनी क्लास का टाइम बढ़ा लें, तो उसमें अगला आधा घंटा जो है वो मैं आपको जस्ट पास पेपर से जरिए प्रैक्टिस करवा दूँ उसकी। ठीक है। अब ये देखिए मई जून, ठीक है, ये मई जून वाला सेशन है। यहीं पे आपको ON भी मिलेगा, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। इस ये जो है वो अक्टूबर नवंबर में आया है या मई जून में आया है, ये ईयर है, किस साल में आया, ठीक है। और ये है उस साल के उस पेपर का क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। तो ये आप जो है, इसका फायदा क्या होगा? अब इस कोड का फायदा क्या है? ये पूरा कोड इन्होंने दिया हुआ है ना, इस कोड का फायदा क्या है? आप इस साल का ये वाला पेपर निकाल सकते हो। कैसे? जीसी गाइड पे जाओ, gcguide.com, कैम्ब्रिज ओ लेवल्स पे जाओ,
कैम्ब्रिज ओ लेवल्स पे जाकर ये आ गया आपका 5090। नीचे आओ, ये आपके पास ईयर अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल 2017 का कोई पेपर आपके पास है, आप आते हो जनाब जून का, मई जून का सेशन, अक्टूबर नवंबर का सेशन, वो आपको कहते हैं क्वेश्चन पेपर आपका वेरिएंट है 11। ठीक है, यहाँ पर इसके जरिए आप देखते हो वेरिएंट 11 है। ठीक है, अब वेरिएंट 11 में आ गए आप। वेरिएंट 11 में जब आप आते हो तो नीचे ये क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ 24 बनेगा या नहीं बनेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, अब ये जो है वो आपका वो आ गया, एक क्वेश्चन आ गया था, डायग्राम शोज द सम ऑफ बोन्स एंड मसल्स इन ह्यूमन आर्म, ये वो वाली है, बोन वाला। अच्छा, आपके पास वो जो है, आपके पास वो एक ही राइटर है जिसके वो बेचते होते हैं जो स्टूडेंट, मोहम्मद रशीद छट्टा जो है, ये ऐसा कुछ मेरे लिखा पास हुआ है। कहाँ? ये नीचे एक नाम लिखा होता है ना, मतलब कि वो जो होता है, जो नीचे इन्होंने नाम लिखा होता है। किनके पास पेपर्स पे? पास पेपर्स पे नाम लिखा होता है? क्या हुआ? अपना वो माइक ऑन करें बेटा। एक सेकंड, इसका बैकग्राउंड ब्लर खत्म कर लूँ। पापा जाओगे, कैमरा ऑन कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये नाम लिखा हुआ है। जी जी। ये यहाँ पे अच्छा, नीचे ये लिखा होता है, नहीं, पास मैंने पेपर वैसे इस पे नहीं। गौर नहीं किया। अच्छा, मैंने वैसे इस पे कभी गौर नहीं किया, मैंने वैसे इस पे कभी गौर नहीं किया। ये अ, देखता हूँ, मैं इसको देखूंगा, मुझे इनका नहीं पता वैसे ना। नहीं, मैं बता रहा था इनका, पता है क्या था, मैं इनके पास गया हाँ, था क्या? पढ़ने, ये HSN में पढ़ाते होते थे। आपसे पहले ना मैं इनके, ये हम्म। हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं, तो मैं इनके पास गया था पढ़ने के लिए। अच्छा, तो इतना अच्छा मुझे नहीं लगा इनका चट्टा पढ़ाना। साहब, चट्टा साहब, हाँ, हाँ जी। चट्टा साहब है। ओए ओए, हाँ मुझे जी। अभी रिसेंटली एक मेरे टीचर मुजम्मिल साहब, जिनके रेफरेंस से आप मेरे पास आए हो, उन्होंने इनका नंबर दिया मुझे। अच्छा, ये वो हैं? हाँ जी, उन्हीं के थ्रू, मतलब कि मुजम्मिल साहब ने उनका बताया था, फिर उन्होंने आपका हाँ बताया। हाँ 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 उनका मुझे कोई पढ़ाने का तरीका हाँ खास हाँ। पसंद नहीं आया था, तो इस वजह से मैं नहीं गया था, लेकिन 2 दिन गया था। प्रॉब्लम यही होता है, वो प्रॉब्लम असल में ये होता है ना कि सम टाइम एक पर्सन की कमांड सिस्टम पे बहुत ज़बरदस्त होती है। पढ़ाना हर बंदे का काम नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। और ख़ास तौर पे जो हमारी ओ लेवल्स है ना, इसको पढ़ाना वो बड़ा टेक्निकल है। अ, ये जो मैट्रिक एफएससी होते हैं, इनको पढ़ाना बड़ा आसान है, एक साइड से शुरू हो दूसरी साइड पे खत्म हो, तो यहाँ एक एक चीज देखनी पड़ती है। नंबर वन, करिकुलम, आपको 100% फोकस करना पड़ता है करिकुलम पे। सेकंड जो चीज होती है वो ये होता है कि क्योंकि हम अपनी मर्जी से क्वेश्चंस, हम आप किसी भी बायोलॉजी के टीचर को देख लोगे ना जो ओ लेवल पढ़ाना जानता है, वो अपनी मर्जी से क्वेश्चंस बहुत ही कम देगा। कभी उसका दिल करेगा तो वो कोई क्वेश्चन उसके माइंड में आएगा तो वो बना लेगा। दो काम करेगा, या उठा के दे देगा वर्कशीट, और या फिर वो टेस्ट दे देगा। लेकिन वो टेस्ट भी कहाँ से होंगे? पास पेपर से, क्योंकि क्वेश्चन इतने टेक्निकल होते हैं कि हमें नहीं पता लगता कि हम जो है वो किस तरह से, इससे इसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप पास पेपर से ले लो। तो वो ओ लेवल पढ़ाना हर उस बंदे के लिए आसान नहीं है जिसने पढ़ाया हुआ है रैंडमली।
खासतौर पे एफएससी पढ़ाई हुई है, ये मैट्रिक पढ़ाया हुआ है, 10 साल 15 साल से एफएससी मैट्रिक पढ़ा रहा है, और उसके बाद आके एकदम ओ लेवल की तरफ, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ मतलब कि मतलब मैट्रिक के लोग को पढ़ाना आसान होता है, क्योंकि मेरे जो बाबा के कज़न है वो बताते थे कि वो एफएससी में थे और वो हम्म मैट्रिक के बच्चों को पढ़ा रहे थे स्कूल में। हम्म मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाने में सिर्फ एक चीज जाती है आपकी, और वो है बुक खत्म करा दें, बाकी कोई मसला नहीं है यहाँ। एक तो आपको वो जो पास पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस बच्चे के साथ साथ बैठ के आपकी भी होती है, जितने मर्जी साल आप लगा ले ओ लेवल में, हर दफा कोई नया पॉइंट सीखने को मिलता है कि हाँ यार, ओए अच्छा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो यहाँ डिफरेंट है। और ऊपर से स्कूल्स में तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए। वो कहते हैं जी ये करें, ये करें, ये करें। तो ओ लेवल्स जो है वो तो इस लिहाज से मार्केट वाइज बड़ा ठीक ठाक टफ जॉब है। अच्छा जी, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक उसका जो है वो ग्लिम्स ले लेते हैं, बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे। बेटा नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन आई। अच्छा, ये ह्यूमन आई यहाँ पर मेंशन क्यों है? बिकॉज ऑफ द सेंसरी ऑर्गन। देखिए, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर जब हम सेंसरी न्यूरॉन की बात करते हैं ना, सेंसरी न्यूरॉन, जिस न्यूरॉन से मैसेज ब्रेन तक जाना है, ठीक है, वो हमेशा किसी ना किसी ऑर्गन से एसोसिएटेड हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कहते हो आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं जिनको आप कहते हैं टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं। टेक्टाइल, ये आपकी बॉडी के अंदर जो टच रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये वो होते हैं, ठीक है। ये आपका एक ये टेक्टाइल रिसेप्टर है, यहाँ पर ये सेल बॉडी है उस न्यूरॉन की, ठीक है, और ये आगे एक्सॉन है। अब यहाँ गौर कीजिए, ये टेक्टाइल रिसेप्टर, ये टेक्टाइल न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसके साथ कोई ऑर्गन अटैच नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने ऑर्गन बनाया है बेटा, ये आपका टेक्टाइल रिसेप्टर है। जब मैसेज इस रिसेप्टर पे रिसीव होगा तो ये रिसेप्टर किसको जो है वो इरिटेट करेगा? न्यूरॉन को, और फिर न्यूरॉन अपना काम शुरू करेगा। अगर आपकी बॉडी में किसी चीज का रिसेप्टर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके न्यूरॉन काम नहीं करेंगे जब तक उन न्यूरॉन्स को रिसेप्टर के जरिए इरिटेट नहीं किया जाएगा, उन न्यूरॉन को रिसेप्टर के जरिए एक्शन में नहीं लाया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये बड़ी जरूरी बात है। आपको उन न्यूरॉन्स को एक्शन में लाना पड़ेगा, लेकिन किसके जरिए? रिसेप्टर्स के जरिए। अच्छा, नहीं ये रिसेप्टर सेंसरी की जगह मोटर नहीं होगी, क्योंकि मतलब कि मोटर के थ्रू आएगा ना, मतलब कि मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आएगा, ब्रेन की तरफ बाहर आएगा। रिसेप्टर का मतलब है आप कोई स्टिमुलस रिसीव कर रहे हो तो अच्छा पहले ब्रेन तक पहुंचाओगे ना उसको। अच्छा, तब सेंसरी से होगा, वापस मोटर से होगा। वापस मोटर से, जाहिर है वो तो इफेक्टर होगा। अब ये जो आपका ये जो रिसेप्टर है, टेक्टाइल रिसेप्टर है, इस तरह के बहुत से रिसेप्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पेन रिसेप्टर बड़े छोटे छोटे होते हैं। मैं आपको एक आइडिया दूं, हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था उसमें आपको याद होगा मैंने आपको स्किन का एक पीस पढ़ाया था। स्किन का एक पीस मैंने आपको पढ़ाया था, गालबन 12th चैप्टर था हमारा। और उसमें मैं आपको दिखाता हूँ होम्योस्टेसिस, हाँ बिल्कुल इसी में था। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये चीज क्या लेबल हुई, ये देखिए, ये टच रिसेप्टर है। आपकी स्किन में ऊपर की तरफ टच रिसेप्टर्स हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपको टच करता है तो वो ये रिसेप्टर रिसीव करेगा तो न्यूरॉन में मैसेज जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ और भी रिसेप्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने यहाँ लिखा प्रेशर, अब प्रेशर रिसेप्टर आपकी स्किन में बहुत डीप होता है। क्यों? वो समझ आता है? क्योंकि जब प्रेशर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है, प्रेशर पड़ेगा तो हाँ, प्रेशर रिसेप्टर को रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है ना, वरना तो नहीं जरूरत। फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे टच करता हूं, अब ये मेरे प्रेशर रिसेप्टर को स्टिमुलेट नहीं करेगा। वाई? उसको उसके न्यूरॉन्स इरिटेट नहीं हुए। लेकिन अगर मैं ये फिंगर पकड़ता हूं और ऐसे प्रेस करता हूं तो वो मेरे प्रेशर रिसेप्टर को
पुश करेगा, इरिटेट करेगा और वहां से न्यूरॉन से मैसेज जाएगा। तो रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारी बॉडी में डिफरेंट लोकेशंस पर होते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ दिया नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं वो भी टच रिसेप्टर के साथ साथ मौजूद होते हैं। पेन रिसेप्टर्स ये भी टच रिसेप्टर्स के साथ साथ इधर मौजूद होते हैं। और यहाँ पर जब जो है वो स्टिमुलस मिलता है तो फौरी तौर पर यहाँ से ये इकट्ठे होकर इस नर्व में आते हैं और वहां से आगे चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी सॉर्ट ऑफ स्टिमुलस वी वुड बी नीडिंग अ रिसेप्टर। हमें रिसेप्टर चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ऐसी सूरत में इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने फोटोन रिसीव करना है देन देयर मस्ट बी अ फोटो रिसेप्टर। फोटोन क्या है बेटा? फोटोन इज द पार्टिकल ऑफ लाइट। लाइट के बारे में क्या कहती है केमिस्ट्री? क्या कहती है कि लाइट जो है उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि फोटॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। वो फोटॉन्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से मूव कर होते हैं। वेवलेंथ याद आई आपको? मैंने आपको बताया था वेवलेंथ का, ठीक है। ये हाँ जो हाँ इसके जी। दरमियान में डिस्टेंस है ये वेवलेंथ है। तो फोटॉन पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से मूव कर रहे होते हैं। हमें फोटो रिसेप्टर चाहिए होंगे अपने बॉडी के लिए ताकि वो फोटोन को रिसीव कर सके। तो वो फोटो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर कौन सा है? आईज। आई वो ऑर्गन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिसेप्टर जो है वो एक स्मॉलेस्ट ऑर्गन भी हो सकता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गन। और रिसेप्टर एक लार्ज ऑर्गन भी हो सकता है जैसे आईज। हमारी बॉडी में रिसेप्टर के तौर पे जो लार्जेस्ट ऑर्गन अगर परफॉर्म कर सकता है तो वो आई थिंक आई ही है। आईज और ईयर्स। नोज रिसेप्टर के तौर पे परफॉर्म करता है लेकिन उसके अंदर काफी ज्यादा फर्दर छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं। आईज मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर के तौर पे परफॉर्म करता है। और उसका स्ट्रक्चर जो है इसीलिए यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं ह्यूमन आई कि हमें ये पता लगे कि हमारे रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि जो रिसेप्टर है, अब दो तरह से आपको इस बात को समझना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिसेप्टर ऑर्गन है। ये रिसेप्टर ऑर्गन जो है ये इससे एक न्यूरॉन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब दो में से एक काम हो जाए, या ये रिसेप्टर रिसेप्टर मेल फंक्शंस या ये रिसेप्टर मेल फंक्शन कर जाए। रिसेप्टर में मेल फंक्शनिंग हो गई, इसका मतलब है आपको कुछ फील नहीं होगा। या आपका ये न्यूरॉन वो हो जाए, मेल फंक्शन कर जाए, तब भी आपको रिस्पॉन्स नहीं फील होगा। इसका मतलब है अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएं और जाकर वो आपको सुन का टीका लगाता है तो वो बेसिकली आपके न्यूरॉन्स को शट ऑफ कर देता है। इसको हम कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया। हाँ, मतलब कि न्यूरॉन शट हो जाते हैं, मतलब कि पेन, मतलब कि आपके ब्रेन को मैसेज ही नहीं पहुंचता कि आपको वहां पे ब्रेन को दर्द। मैसेज नहीं पहुंच रहा ना, रिसेप्टर रिसीव कर रहा है। रिसेप्टर को पता है हाँ जी मुझे फील हो रही है, लेकिन वो जो दरमियान में करंट है, करंट को हम क्या कौन सा वर्ड यूज करते हैं बेटा? न्यूरॉन में जो करंट जा रहा होता है उसको क्या वर्ड यूज करते हैं हम? कोई छोटी सी, मतलब कि इसका शुरू वाला वर्ड मुझे पता होगा। नर्व इम्पल्स, हाँ ठीक है। नर्व इंपल्स। आप नर्व इंपल्स को शट ऑफ कर देते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी होती है एक तरह से। वो इंशाल्लाह ए लेवल में देखेंगे। ए लेवल से मुझे याद आया, चले खैर पढ़ लेते हैं पहले। अच्छा, ये जो नर्व इंपल्स है ये बेसिकली ये शट ऑफ कर दी जाती है, ठीक है। और जो भी न्यूरॉन होता है जो ब्रेन तक जा रहा होता है वो फंक्शन करना छोड़ देता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो आईज हैं वो भी एक रिसेप्टर है। और ये जो रिसेप्टर है ये जब मैसेज रिसीव कर लेता है तो ये ऑप्टिक नर्व जा रही है बेटा, ऑप्टिक। ऑप्टिक
लीड्स टू द विजन। ठीक है, एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं ऑप्थेमोलॉजी, स्टडी ऑफ आईज, ये ऑप्टिक। इसी तरीके से एक वर्ड यूज होता है एकॉस्टिक। एकॉस्टिक होता है फॉर लिसनिंग, कानों के लिए। ठीक है, इन्हीं को आप जो है वो एक और नाम भी देते हैं, एकॉस्टिक के साथ साथ उसको क्या नाम दिया जाता था, ओहो अभी मेरे बिल्कुल अभी एक सेकंड पहले मेरे ज़हन में था। खैर, सो ये जो है रिसेप्टर, अब ये हम एज ए रिसेप्टर पढ़ रहे हैं कि इस रिसेप्टर में ऐसा क्या क्या है कि वो हमें ये बताएगा कि जो नर्व है वो कहाँ तक, वो नर्व कह रहा हूँ, वो रिसेप्टर ऑर्गन है उसका कहाँ तक रोल है, और उसके बाद जो नर्व है उसका कहाँ तक रोल। अब ये एक आई का स्ट्रक्चर है। अब इसमें से जो लाइट आ रही है, आमतौर पे हमारा जो लेंस होता है ना, ये आमतौर पर कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग का मतलब पता है आपको? रिफ्लेक्टिव ऐसा कुछ? नो, कन्वर्जिंग का मतलब ये होता है कि जब लाइट आती है तो उस लाइट को एक सारी लाइट को एक पॉइंट पे फोकस करता है। यानी स्कैटर्ड लाइट आई है और आप उस सारी लाइट को एक पॉइंट पर फोकस कर देते हो, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग। कन्वर्ज करना, एक जगह इकट्ठा करना। ठीक है, तो हमारा जो लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है। लेंस का काम सिर्फ ये होता है कि वो फोटॉन्स को रिसीव करके डायरेक्शन दे देता है। फोटॉन्स को रिसीव किया, डायरेक्शन दे दी। जो रिसेप्टर होते हैं ना, एक्चुअली जो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि जिन्होंने कलर और लाइट इन दोनों को परसीव करना होता है, कलर प्लस लाइट, इन दोनों को परसीव करने के लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो आपके रेटिना में मौजूद होते हैं। तो इस वजह से फिर आप जो है वो यहाँ पर ये लेंस कन्वर्जिंग के लिए, इस जगह पर कन्वर्ज करने के लिए लेंस आगे बना होता है। तो अब उसके अलावा क्या स्ट्रक्चर है आई का, वो इंशाल्लाह हम देखेंगे बाद में। काफी हमें बेसिक्स क्लियर हो गई हैं यहाँ पे। अब उसके बाद जो है वो, अब ये बातें काफी आसान है। स्ट्रक्चर ऑफ आई में थोड़ी सी देर लगेगी, उसके बाद हमारा ये चैप्टर एक तरह से जल्दी से कवर हो जाएगा।